अजय शुक्ला जी, आज प्रियंका ने बहुत भावुक भाषण दिया अपने भाई के लिए। राहुल गांधी जोश में हैं। कांग्रेस के युवराज के लिए जो ये बातें की जा रही हैं, उसका मकान छीनना, सदस्यता खत्म बनना, ये बातें कांग्रेस के पक्ष में कितना जा रही हैं? प्रियंका का इमोशनल भाषण, राहुल का स्ट्रेटजी, कितनी कांग्रेस में जान फूकेगी और आम जनता को इन सरोकारों से तो मतलब है भी या नहीं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है प्रियंका के किसी भी भाषण का कोई मतलब नहीं है और ना ही उसका कोई असर है। यदि असर है तो खुद राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी के नाम से प्रियंका गांधी को वहां जाना जा रहा है। वो जहां वायनाड में पहुंची, वहां राहुल गांधी की बहन के तौर पे उनकी पहचान है, और उन बहन की कोई बात से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं है। उल्टा जैसा शीतल जी ने कहा कि एक प्रकार से वो इंट्रोड्यूस कराने गए हैं प्रियंका को कि कल के दिन यदि सदस्यता की तो स्थिति हो ही गई है, वो तो खत्म हो चुकी है, और मुझे लगता है वहां चुनाव होगा। ये हम गलतफहमी पाले कि वो जो है सजा एकदम से खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं अभी होने वाला है। उस केस को सुनवाई के नाम पे लटकाया जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें की जाएंगी, तारीखें बढ़ेंगी, और तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो इस कारण से किया जा रहा है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी न लड़ सके। बेसिकली 2024 टारगेट। तो पहली बात तो राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, उनकी लीगल टीम समझ रही है। तो इसलिए अब इसमें होना है वो ये कि अब वहां चुनाव होगा, और चुनाव में कौन लड़ेगा उसकी तैयारी के लिए प्रियंका गांधी को वहां ले जाया गया है कि 2024 तक जो भी नतीजे आएंगे नहीं आएंगे देखा जाएगा। उसके पहले प्रियंका गांधी कम से कम वायनाड सीट पे यदि जाएंगी तो एक अलग संदेश जाएगा, क्योंकि वो एक संदेश जाएगा कि राहुल गांधी की जो है उत्तराधिकारी के तौर पे वो वहां आई है। और शायद आज इसीलिए ये सारा पूरा प्रोग्राम था, क्योंकि मुझे लगता है अगले कुछ वक्त में वहां चुनाव का वो हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बातों का असर कितना है आप इसको देखिए। जब वो रोड शो कर रहे थे और राहुल गांधी जैसे ही हाथ उठाते थे और हिलाते थे जिस तरफ, उस तरफ से आवाजें आप देखिए कितना आती। और उस वीडियो को ये ध्यान से देखे हैं तो जिधर राहुल गांधी का हाथ जाता था उधर से ही आवाजें एकदम से और तेज हो जाती थी। हालांकि आवाजें तो पूरे या उसमें आती रही, लेकिन राहुल गांधी के उसका ये असर था। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जब बोले हैं तो पब्लिक किस तरह से सुन रही थी और किस तरीके से उसे समझना चाह रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इंग्लिश में ही बोले, उसे ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था मलयालम में। लेकिन आप ये देखिए, उनके अपने हाव भाव और बोलने पर ही लोग रिएक्ट कर रहे थे, यानी मलयालम बोलने की जरूरत थी नहीं वहां। वो उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का स्टाइल। और केरल एक ऐसी जगह है जहां पे सब्जी वाला, रिक्शे वाला भी आपसे इंग्लिश में बात कर लेता है, तो इतनी बड़ी वहां समस्या नहीं होती है कि इंग्लिश कोई बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी चीज ये, तो इंग्लिश का कम्युनिकेशन राहुल गांधी का बहुत अच्छा है, तो इसलिए वहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है समझाने में और बताने में। दूसरी चीज, जैसा अभी कह रहे थे शीतल जी, वहां का जो सामाजिक ढांचा है वो जिस तरीके से मिक्स है, आप देखिए वहां पर मुस्लिम 26% है, हिंदू वहां पर करीब 55-56% है, उसके अलावा तीसरे नंबर पे वहां ईसाई है। तो ये सारी कम्युनिटी मिल के वहां रहती है, वहां कोई नफरत का माहौल नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम से लड़े या मुस्लिम हिंदू से लड़े या कुछ करे। जबकि हिंदू वहां बहुतायत में है, तो आप इससे समझ सकते हैं इसके बावजूद वहां हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियां होती नहीं है सामान्य तौर पे। तो यह एक बड़ी चीज है। तो और वायनाड सीट हालांकि मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद जो सारी चीजें हैं वहां पर लोगों से जो अटैचमेंट है, और इत्तेफाक से राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड सांसद हो उसके पहले राहुल गांधी वहां गए थे, और खुद राहुल गांधी ने अपने पैसे से
वहां पर तमाम सारे कोरोना में लोग जो मरे थे और जिनके पास में रहने को घर नहीं था और कुछ नहीं था, उनको उन्होंने 2 कमरे के घर अपने पैसे से उन्होंने दिए थे, जो उनके अपने निजी फंड था। तो ये एक बड़ी बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक भी सांसद ने ऐसा नहीं आज तक किया है। तो राहुल गांधी ने वो भी करके दिखाया कि कैसे उनका जुड़ाव है और लोगों के साथ घर की बात है, और घर की तरीके से लोग उनसे जब मिल रहे थे, छोटी छोटी पर्चियां जैसे अपने सांसदों को पकड़ाई जाती हैं वैसे पकड़ाते थे, और राहुल गांधी उनको तुरंत वो करके संबंधित अपनी टीम के मेंबर्स को दे देते थे। तो यह एक समझने की जरूरत है कि किस तरीके से उनका वहां कार्यालय 24 घंटे काम करता था। तो राहुल गांधी जब तक वो रहे हैं और अभी भी है, उनका कार्यालय 24 घंटे वहां काम करता है। रात को यदि आपको 2 बजे जरूरत है तो 2 बजे भी आप कार्यालय में जाएंगे, आपको मदद मिलेगी। ये एक बड़ी खासियत है, ये पूरे हिंदुस्तान में शायद किसी एक सांसद के यहाँ होता हो, वो राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में होता है। तो यह अपने आप में एक बड़ी चीज है कि किस तरीके की स्थितियां हैं और उनको लेकर के क्या होता है। तो ये एक आइडियल पोजीशन है। और जैसा कह रहे थे शीतल जी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। राहुल गांधी एक इंसान के तौर पे इतने बेहतरीन इंसान है कि जिसके अंदर शायद कोई बुराई छू ही नहीं गई है, और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ जीता है अपने सिद्धांतों को लेके, अपनी बातों को लेके। मैं इस पे एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 2017 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था। राहुल गांधी 4-5 दिन ब्रज के दौरे पर थे, और उन दिनों मैं वहां पर एक बड़े अखबार का संपादक था। और उस दौरान राज बब्बर चूंकि मेरे मित्र थे, तो राज बब्बर ने कहा कि 3 दिन वो मेरे ही घर पे रुकेंगे। तो चूंकि वो कहीं और बाहर रुकते नहीं थे, तो किसी न किसी कार्यकर्ता के ही जो सीनियर होते थे उनके घर पे रुकते थे। तो राज बब्बर के घर पे रुके थे और वहीं पे खाना खाने का था। तो रात को 3 दिन हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, तमाम सारी चर्चा की। तो उस दौरान फीडबैक लेने के दौरान जो है उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बताया, मैंने उन्हें एक आइडिया दिया। मैंने कहा यदि इस तरीके से आप बोले तो इसका ये फायदा होगा। राहुल गांधी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट मना करते हुए कहा उन्होंने कि अजय जी, हो सकता है इससे फायदा हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या ये करने की स्थितियां हैं कि नहीं, इसको समझना होगा। और मैं गलत कभी वायदे करता नहीं, तो मैं गलत बात नहीं बोलूंगा, जो कर पाऊंगा करूंगा। और मैं उसी समय की मैं एक और उसी में बताऊं, उसी में मैंने वो आलू बेल्ट है चूंकि उसी से रिलेटेड मैंने कुछ बोला था। उसके बाद में मैंने बताया कि हाथरस में नरेंद्र मोदी आए थे और वहां पे उन्होंने अपनी रैली में कहा कि इतना इस तरीके से करो तो सोने जैसा आपको दाम मिलेगा और ये मिलेगा। तो मैंने उन्हें बताया, वही बयान उन्होंने गुजरात में जाकर के दिया कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इधर से सोना डालो, आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया था कमोबेश। तो मतलब थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सेम बात रिपीट करी थी। मैंने बाद में देखा कि उस वीडियो को जिस तरीके से प्रसारित किया गया, तो मुझे खुद हंसी आ रही थी कि हाथरस वाला क्यों नहीं भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी का वो बयान सुन लेते हैं 2017 का, जो उन्होंने सादाबाद में दिया था। उस बयान को सुन लीजिए आप, क्या उन्होंने कहा था, और उसके बाद राहुल गांधी पे आप कमेंट कीजिए। लेकिन कौन यहाँ सुनता है। तो जैसा कह रहे थे शीतल जी की, मीडिया पे तो कब्जा उनका है, झूठ उन्हें परोसना है, उनके साथ में सब खड़ा है। और राहुल गांधी ने बड़ा पंगा ले लिया है, क्योंकि सारे मीडिया हाउस किसी न किसी पूंजीपति के हैं, और पूंजीपति तो आपको चलने नहीं देंगे। तो यही वजह है कि सच को न दिखाया गया और उन्हें बदनाम किया गया, और जिस तरीके से किया गया वो हमारे सामने है। तो मैंने उसी आलू के ही बयान को लेकर के कहा था कि आप आलू पर ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने जो ये बनाई है एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उस पे जो 3 मंडियां बनाने का है, और उसको आपको सिर्फ 2-3 चीजें जोड़ देनी है। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, मैं गलत चीज नहीं बोलूंगा, मैं इसको पहले तो ये चेक करूंगा कि क्या ये किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे दिलाया जा सकता है। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि किसानों के हित के लिए जब भी बात होगी मैं खड़ा रहूंगा और उनके लिए करूंगा, और उन्होंने किया। लेकिन समस्या यही है कि वो ना झूठ बोलने को तैयार है, ना अपने एथिक्स से समझौता करने को तैयार है, और न वो तो राजनीति में आज की डेट में तो ये होता नहीं। बीपी सिंह तो झूठ बोल बोल के ही
पूरी राजनीति, और प्रधानमंत्री बन गए थे कि अब मेरे पास एक पर्चा है, जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं देखा वो पर्चा कहाँ है। तो इसी तरीके से तमाम सारे और नेता हैं। तो मैं उस स्थिति में बस इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी इस दृष्टिकोण से अनफिट है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, बाकी वो एक सच्चे व्यक्ति है, व्यक्तित्व है और ईमानदारी से मेहनत का। आप देखिए उन्होंने अपना घर खाली किया, ये बात मुझे लगता है मीडिया को दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई। राहुल गांधी बताते नहीं है। राहुल गांधी ने अपने यहाँ 15 बच्चों को रहने की व्यवस्था कर रखी थी, उनकी पढ़ाई होती थी उनके बंगले में और उनके रहने खाने सबकी व्यवस्था हो रखी थी। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो इसको पूरी दुनिया जान चुकी होती कि वो बच्चों को पाल के जाने क्या महान कार्य कर रहे हैं। कभी सोनिया गांधी ने रायबरेली के उस परिवार का जिक्र नहीं किया जिस एक कार्यकर्ता की उनकी कहीं पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस पूरे परिवार को पढ़ाया, उनके बच्चियों की शादी कराई, उनको लड़का इंजीनियर बन गया और इंजीनियर बन के आज नौकरी कर रहा है। आप कल्पना करिए सोनिया गांधी ने अपने पास से पैसे दे करके ये किया और इसके बारे में पूरा आप जाकर के देख सकते हैं। तो मतलब ये मैं चीजें बता रहा हूं कि उन लोगों में और इनमें ये अंतर है, वो अपनी ये दिखाते नहीं है, यहाँ पे करते नहीं है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते नहीं है और ये बताते नहीं है। अजय जी आखिरी कमेंट आपका। महत्वपूर्ण बात यूपी पे क्यों नहीं एक्टिव हो रही? इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटें, क्या कारण है? अब इस पे मैं भी वहीं चला जाता हूं जहां आनंद जी कह रहे हैं कि असल में जो उनके सिपा सालार हैं वहां पर, या कह दें जो उनके पीए हैं, वही उस सारी समस्या की जड़ है और वही यूपी में खड़ा नहीं होने देना चाहते। एक दूसरा, शायद कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को स्पेस देना चाहती है और इसलिए भी एक उनका डाउन रहना, वो अपने आप को समझते हैं कि जिससे कि पहले तो स्थिति ये है कि भाजपा के हटना चाहिए और उसका होना चाहिए, क्योंकि जमीनी जो जातिगत पूरा समीकरण है वो सपा के फेवर में ज्यादा है। तो यह भी एक बड़ी वजह बनती है। हालांकि मेरा मानना है कि वो यदि पूरी तरीके से खुल के आए और करें तो धीरे धीरे वो अपनी सारी चीजों को समेट लेंगे, क्योंकि आज देश गांधी की उस और नेहरू की उस विचारधारा को चाहता है। देर सवेर वो चाहता है, थोड़ी देर के लाभ के लिए भले हो, अंततः वो आएगा और जाति और धर्म की राजनीति थोड़े समय के बाद में धराशायी होती है, क्योंकि आदमी को अंत में लगता है कि यार रोजगार नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में तो इसलिए विजन तो वही चाहिए जो राहुल गांधी का विजन है। लेकिन अब वो समस्या वही खड़ी हो जा रही कि प्रियंका गांधी जहां प्रभारी है वहां पे राहुल गांधी इंटरफेयर नहीं करेंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे